जय हिंद। आज से हम स्टार्ट करेंगे जीएस की क्लासेस। और इस जीएस की क्लासेस की विशेषता क्या रहेगी? हालांकि जीएस की क्लास में तो जो साइंस है वो चल ही रहा है, लेकिन आज से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसकी विशेषताएं क्या रहेंगी? विशेषता ये रहेगा कि जो जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी टॉपिक कवर करे जाएंगे, वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काम करेंगी। और साथ में जितने भी बच्चे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हम इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जो टॉपिक है, जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके अंदर से जो निकलने वाला फैक्ट होगा वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रहेगा, लेकिन जो थियरी निकलेगा वो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए सही रहेगा। तो दोनों को कवर करते हुए चला जाएगा। तो जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो बोर्ड के हो चाहे फिर तैयारी लेवल के हो, वो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसी के लिए बात दे नहीं रहेगा कि केवल यही लोग देख सकते हैं, सभी लोगों के लिए रहेगा। अब क्या होगा कि जितने भी कवर करे जाएंगे टॉपिक सब एनसीईआरटी से रहेंगे और एनसीईआरटी का हर चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर जितने भी थियरी हैं, जितने भी हेडिंग्स वगैरह हैं, उन सबको पढ़ने से पहले उनके अंदर आने वाली जितनी भी शब्दावलियां हैं जो पढ़ाई के दौरान हमारा रुकावट पैदा करती हैं, उनको पहले पढ़ा जाएगा। इनको पढ़ने के बाद जब पूरी तरह समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब हम हेडिंग पढ़ेंगे तो उसके बाद अंदर अगर ये टॉपिक आएंगे, ये शब्द आएंगे, तो हमको समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो चैप्टर के अंदर आने वाली हेडिंग को पढ़ने से पहले उनके अंदर ये जितने भी शब्दावलियां आ रहे हैं इनको पढ़ ले रहे हैं। बाकी जो कुछ शब्दावलियां जो बची रह जा रही हैं उनको हेडिंग के दौरान समझते चलेंगे। तो आज के टॉपिक में क्या होगा, आज के वीडियो में पूरा इन टॉपिक को कवर करा जाएगा। तो एक एक टॉपिक करके देख ले रहे हैं कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रवाद, उदारवाद, निरंकुशवाद, रूढ़िवाद, यूटोपिया, परिवारवाद, मताधिकार, जनमत संग्रह, रोमानीवाद और फिर रूपक, इन सभी को पढ़ा जाएगा। तो पहले देख लेते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब किसी समाज के अंदर सभी लोगों के अंदर एक ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना है। अपने देश के प्रति जब कभी काम पड़े हमारे देश को, तो हम अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर दें। हमारा देश हमेशा विकास के रास्ते पर चलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए, सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा अगर जहाँ पे दिखाई दे तो हम कह सकते हैं वो क्या है? राष्ट्रवाद है, ठीक है। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना, अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, वो कहलाता है राष्ट्रवाद, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आपके लिए जरूरी क्या है, देश या धर्म? देश या धर्म? तो देश या धर्म, ध्यान रहे कि एक ऐसे शब्द है, इसको ऐसे मान चल सकते हैं कि अगर हमें अधिक मात्रा में जल इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमें एक गहरा स्थान खोद करके रखना पड़ेगा, यानी हमें एक तालाब बना के रखना होगा। अच्छा, इस गहरे स्थान को हम तालाब तभी कह सकते हैं जब इसके अंदर पानी भरा हो। अगर पानी नहीं भरा है तो वो एक प्रकार का गड्ढा शब्द दिया जाएगा। लेकिन पानी तभी इकट्ठा हो सकता है जब उसके लिए गड्ढा बन करके क्या हो? तैयार हो। तो जो हमारा देश है वो एक गड्ढे का काम करेगा और इसके अंदर भरा हुआ पानी वो धर्म का काम करेगा। इसलिए जब तक गड्ढा नहीं तब तक जल नहीं, जब तक देश नहीं तब तक धर्म नहीं। तो हमारे लिए जो सर्वोपरि रहेगा वो क्या रहेगा? देश रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे, उनके अंदर स्थित जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ते रहें। अगर देश रहेगा, लोग रहेगा, तो धर्म क्या होगा? विकसित होता रहेगा। ये नहीं कि धर्म नहीं होना चाहिए, केवल देश होना चाहिए, नहीं, दोनों का होना क्या है? अति महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? देश, उसके बाद दूसरे नंबर पर होना चाहिए धर्म। तो अगर इस प्रकार की भावना आ रही है, अपने देश के प्रति प्रेम भावना या फिर अपने देश के प्रति समर्पण करना, वो वैसी भावना हो जाएगा राष्ट्रवाद। और जब जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना दिखाई दे उसे कहा जाता है राष्ट्रवादी। उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, उदारवाद। लेकिन उदारवाद समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रूढ़िवाद क्या होता है, क्योंकि रूढ़िवाद समझ कर उदारवाद चले तो थोड़ा आसान होगा। रूढ़िवाद का मतलब कि एक ऐसा समाज जो अपने प्राचीन परंपराओं का पालन करता हो, जो चाहता हो कि हमारा देश हमारे पुराने नियमों पर ही चलता रहे,
जो पुराना नियम बनाया गया, जैसे में कि जो लड़कियां हैं वो घर के अंदर रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उनके लिए ज्यादा। जब छोटी रहे तो पिता के अधीन रहे, बड़े होने पर पुत्र के विवाह होने के बाद अपने पति के अधीन रहे, और वृद्धावस्था में अपने अपने पुत्रों के अधीन रहे। तो ऐसी विचारधाराएं रखने वाले लोग, या फिर जो चाहते हैं कि राजा की परंपरा ही चलती रहे, तो ऐसी जिनके अंदर विचारधाराएं हो ना, तो उन्हें कहा जाता है रूढ़िवाद, ऐसी विचारधाराओं को। और जिनके अंदर ऐसी विचारधाराएं होती है उन्हें कहा जाता है रूढ़िवाद। पुराने विचारधाराओं वाले जो लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में मानते हैं, भूत प्रेत को भी मान के चलते हैं, क्योंकि ये भी पुरानी परंपरा में आ जाता है कि यहाँ पर ये होता है, वो होता है, उसके पीछे कारण जादू टोना है। और साथ में ये भी लोग कभी कभी देखते हैं कि अगर चलते रहेंगे रास्ते पर, और अगर बीच में रास्ते में अगर बिल्ली ने रास्ता काट दी, तो लोग मानते हैं कि अशुभ हो गया है। या तो फिर कभी कभी कोई कांच टूट जाता है, कोई शीशा टूट जाता है, तो उनका मानना है कि अगर कांच टूट गया तो अशुभ हो जाता है। अगर ऐसा अशुभ होता तो जिस कंपनी के अंदर कांच का निर्माण हो रहा है, तो उसके अंदर तो हर रोज कांच टूट रहे हैं, तो वो कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि कांच का टूटना अशुभ नहीं है। या फिर बिल्ली अगर रास्ता काट दे रही है, तो वो भी एक प्रकार का अशुभ नहीं, क्योंकि ये सब पुरानी विचारधाराएं हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा सचमुच में होता, भूत प्रेत को लेकर के, बिल्लियों को लेकर के, कांच को टूटने को लेकर के, तो करना क्या है लोगों को, अगर जिनके अंदर ऐसी विचारधारा है, तो वो लोग क्या करें कि बॉर्डर पे चले जाएं और अपना जो बॉर्डर है ऊपर का, ऊपर वाले में तो पूरा चाइना का भाग है, और इधर वाले में पाकिस्तान का भाग है। तो उनको करना क्या है कि इधर से जब लगे कि आतंकवाद भारत के अंदर आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में बिल्लियों को छोड़ दे। जैसे बिल्ली ये सब आएंगे, बिल्ली उनका रास्ता काट देंगे, और जब बिल्ली रास्ता काटेंगे तो उनके लिए अशुभ हो जाएगा। अशुभ होने का मतलब क्या है, या तो वे खुद मर जाएंगे, या तो भारतीय सेना उनको मार देगी, ऐसा काम करे। या तो फिर, और अगर पुराने लोगों को ऐसा लगता है कि कांच का टूटना अशुभ होता है, तो फिर ले जाकर के बॉर्डर में पहले खूब ढेर सारा शीशा तोड़ दे, ताकि उनको लग जाएगा कि अशुभ हो गया, तो फिर वही काम है कि या तो मर जाएंगे या तो मार दिया जाएगा। और जादू टोना वाले को अगर ऐसा लग रहा है, भूत प्रेत वाले को लग रहा है कि अगर ऐसा बात सत्य है, तो हम कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा करें, सभी लोग अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा करें, और आकर के हमसे भी पैसा ले ले, और एक बहुत बड़ा यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि यज्ञ से भगवान मिलते हैं, जादू टोना वाला पूजा पाठ करना है, और एक ऐसे भूत को पैदा करना है ताकि वो जाकर के चाइना वालों को भी खत्म कर दे, इधर पाकिस्तान को भी खत्म कर दे, जितने भी दुश्मन कंट्री सबको खत्म कर दे, ताकि जो पूरा भारत है वो एक स्थान पर नहीं, बाकी पूरा फैल जाए। तो ऐसी विचारधारा जिनके अंदर है उन्हें कहा जाएगा रूढ़िवादी, ठीक है ना। तो अगर पुरानी परंपरा के हिसाब चलने हैं, तो ऐसी विचारधाराओं वालों को रूढ़िवादी कहा जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर यह भावना धीरे धीरे खत्म हो जाए, और हमें लगे कि नहीं, हमारे देश के अंदर यह सब भावना नहीं होना चाहिए, विज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए, और उनके अंदर विकास होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, ऐसे विचारधारा जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसे कहा जाएगा उदारवादी, ठीक है ना। तो उदारवादी को एक शाब्दिक रूप में समझे तो ऐसी विचारधारा जो देश के लिए स्वतंत्रता और समानता, कानून के समक्ष समानता की विचारधारा रखता हो, उसे कहा जाएगा उदारवाद। और जिसके अंदर यह दिखाई देता है, जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना दिखाई देती है, उसे कहा जाएगा उदारवादी। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक स्वतंत्रता का, और दूसरा आ रहा है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि सभी लोग आजाद रहने चाहिए, किसी के गुलाम न हो। दूसरा कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि जितने भी लोग हैं वो कानून की नजर में एक जैसे होना चाहिए, कोई छोटा या बराबर ना हो। छोटा या बराबर होने का मतलब ये है कि अगर यह मान चले कि 4 लोग हैं ABCD, और चारों लोग ने चोरी कर रखा है, सभी लोग एक अपराध में फंसे हुए, चोरी के अपराध में। अब एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा गरीब है,
यानी कि उसको मान चले कि उसके घर का जो वेतन है वो लगभग 100 रुपए है एक दिन का, और दूसरे के पास क्या है कि 1,000 का है, तीसरे के पास 10,000 का है, चौथे के पास क्या है कि 1,00,000 का है, 1,00,000 का है। अब वेतन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तो जो न्यायालय है इसको सजा दे दे, इसको सजा दे दे, इन दोनों के पास काफी ज्यादा पैसा है तो इनको सजा ना दे। ऐसा नहीं, अगर चोरी सभी ने करा है, भले से वेतन सबका अलग अलग है, किसी का ज्यादा है किसी का बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर सभी ने चोरी कर रखा है तो सजा सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। तो ऐसा अगर कानून है और स्वतंत्रता है तो वहां का जो समाज होगा उसे कहा जाएगा उदारवाद, और जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई देगा उसे कहा जाएगा उदारवादी। उसके बाद चौथा टॉपिक हो जाएगा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का अर्थ होता है कि एक ऐसा शासन, एक ऐसा शासन या फिर एक ऐसी राज व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का अंकुश न हो। अंकुश का मतलब होता है रोक, ठीक है, रोक यानी कि रोकने वाला। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि राजा है, वो अपना पूरा राज्य चला रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, वो अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वैसा जो शासन होगा उसे कहा जाएगा निरंकुशवाद। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है कि अगर कोई भी सरकार अपना मनमानी करना चाहे तो उसको रोकने के लिए संविधान है, ठीक है ना, तो न्यायालय है, तो रोकने वाला है। जिसको कोई रोकने वाला ना हो, जो सरकार अपना मनमानी करे, वो क्या होता है, निरंकुशवाद होता है। उसके बाद आ जाता है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है, यूटोपिया को लेकर के अगर हम बात करें तो 1848 में 1848 में एक व्यक्ति है फ्रेडरिक सरयू। फ्रेडरिक सरयू यह सपना देखते हैं, लेकिन सपना देखते हैं सोते हुए नहीं, जागते हुए। और इनका स्वप्न क्या होता है, यह सोचते हैं कि जो हमारा समाज है वो एक ऐसा सभ्य समाज बन चुका है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं है, कोई मतलब गलत रास्ते पर नहीं चल रहा है, सब एक दूसरे से मिलकर के हैं, किसी भी ऊंच नीच या फिर गोरा काला का भेदभाव नहीं है, एक अच्छे तरीके का समाज बन गया है। अगर कोई ऐसी भावना, ऐसे विचार उत्पन्न करता है जिसका संभव होना क्या होता है कि मुश्किल होता है, कभी पूरा हो ही ना, तो ऐसे विचारधारा को कहा जाएगा यूटोपिया, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी कल्पना करना जो हमारे जीवन में पूरा होना क्या हो, असंभव हो, उसे कहा जाएगा यूटोपिया। अगर हम मान चले कि आज हम सोचते हैं क्या ठीक है सामान्य, आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे पंख निकल आएंगे और हम उड़ना चालू करेंगे, तो ये हमारा जो विचार है ये क्या है, ये कल्पना मात्र है, तो उसे कहा जाएगा यूटोपिया, जो कि पूरा होने वाला नहीं है। उसके बाद अगला है परिवारवाद। परिवारवाद का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति, कोई एक बड़ा अधिकारी, उसके सामने दो व्यक्ति हैं, एक अधिकारी, इसके सामने दो व्यक्ति हैं ए और बी करके। ए, जो ए है वो इस अधिकारी का पुत्र है, और जो बी है वह एक विद्यार्थी जो कि इससे इससे संबंधित नहीं है, वो अलग है। इसके अंदर ये इसका पुत्र है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है, जो गुण है वो कम है, जबकि ये जो बी है इसके अंदर गुण अधिक मात्रा में भरा हुआ है, अधिक मात्रा में भरा हुआ है। लेकिन ये अधिकारी करेंगे क्या कि जो गुणवान व्यक्ति होगा उसे अपने यहाँ पर नौकरी में न रख करके अपने पुत्र को ही नौकरी पर रख देंगे, जबकि उसके पुत्र के अंदर गुण क्या था, कम था। अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी या फिर कोई सरकार एक गुणवान व्यक्ति गुणों को ध्यान में न रख करके अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने हित कुटुंब के बारे में ही सोचे, तो ऐसे ऐसे विचारधारा वाले को कहा जाएगा परिवारवाद, ठीक है। जैसे में अमित शाह का बेटा बिना काम किए अधिकारी बन गया आईसीसी का, तो वो क्या है, वो परिवारवाद है। तो जितने भी कुछ कुछ ऐसे सरकार में अधिकारी हैं या फिर कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटे बिना एग्जाम दिए अधिकारी बन गए हैं, तो
वैसे लोगों के लिए ये सब सही है कि परिवारवाद कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मताधिकार। मताधिकार का मतलब ये ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को चुनने के लिए जब हम अपने मत का उपयोग करते हैं, मत के अधिकार का उपयोग करते हैं, तो उसे कहा जाता है मताधिकार। यानी कि जैसे में अगर दो लोग चुनाव में उठे हैं, तो जिनके पक्ष में अधिक वोट जाएगा, जितने पक्ष में अधिक वोट जाएगा वही जीतेगा। यानी कि सभी लोगों का क्या था, मत वोट दे, सभी लोग एक ही पक्ष में वोट दे दिए, जिसकी वजह से उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ गई है। तो जब किसी व्यक्ति को चुनने के लिए या वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अपने मत के अधिकार का उपयोग करते हैं, तो उसे कहा जाएगा मताधिकार। उसके बाद आ जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह ये मताधिकार से ही संबंधित है। जनमत संग्रह का अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या किसी भूमि को प्राप्त करने के लिए, किसी स्थान को प्राप्त करने के लिए वोटिंग कराया जाए, और जब किसी एक पक्ष में अधिकतर वोट प्राप्त हो, वह उस पक्ष को ही वही वस्तु दे दी जाएगी या फिर वही भूमि दे दिया जाएगा। तो ऐसा जो अधिकार होगा, ऐसा जो संग्रह होगा, उसे कहा जाएगा जनमत संग्रह। जैसे में जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के लिए अपना गुजरात, जो कि जूनागढ़ के नाम से जाना जाता था, तो इस दौरान यहाँ के जो राजा थे उनसे कहा गया, क्योंकि जब आजाद हुआ था तो ये सभी को कहा गया था कि जिसकी इच्छा भारत में अगर रहना है तो भारत में रह सकते हैं, या तो फिर किसी दूसरे देश में जाना चाहे तो जा सकते हैं, या फिर खुद का देश बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। तो जो गुजरात था वो जाना चाहता था पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था और यहाँ के जो राजा थे वो भी मुस्लिम थे, राजा मुस्लिम थे, और यहाँ की जो जनता थी, जनता वो थी हिंदू। तो इनके बीच में वोटिंग कराया गया कि ठीक है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो एक काम करें कि जितने भी जनता है उसे वोटिंग करा लेते हैं। अगर जनता चाहेगी कि पाकिस्तान में जाना तो आपको पाकिस्तान दे दिया, पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अगर जनता चाहेगी भारत में रहना तो गुजरात को भारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब वोटिंग कराएगा तो जो पूरा मत पड़ा, जो जितने भी वोटिंग करे गए सब भारत के पक्ष में पड़े, तो ये जो उसके बाद गुजरात को भारत के अंदर मिला लिया गया। तो ये जो वोटिंग है उसे कहा गया जनमत संग्रह। उसके बाद बात कर लेते रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है कि एक ऐसी विचारधारा जो अपने देश का विकास अपने संस्कृति के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से करना चाहता है, उसे कहा जाता है रूमानीवाद। जब कोई देश, जब कोई समाज अपने देश का विकास अपने संस्कृति के माध्यम से करना चाहता है तो उसे कहा जाता है रूमानीवाद। उसके बाद लास्ट टॉपिक रूपक। रूपक का अर्थ होता है कि एक ऐसी अमूर्त विचारधारा, अमूर्त विचार या भावना। जब कोई अमूर्त विचार या भावना, अब ये अमूर्त विचार क्या है? अमूर्त विचार का मतलब हो सकता है लालच, लालच हो सकता है, घृणा, स्वतंत्रता, मुक्ति। जब कोई अमूर्त विचार जैसे में लालच, घृणा, स्वतंत्रता, मुक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इंगित होते हैं या दिखाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है रूपक। रूपक जैसे में कि अगर कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमें ये वस्तु मिल जाए, जब उसे वो वस्तु मिल जाती है तो फिर वो दूसरे वस्तु को मांगने की चेष्टा करने लगता है, उसके अंदर वो दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की लालसा उठने लगती है, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? लालच उत्पन्न हो रहा है। तो वो क्या है? वो एक प्रकार का रूपक है। ठीक है, वो अमूर्त भावना है जो व्यक्ति के द्वारा दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा रूपक। अब घृणा,
घृणा, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके घृणा करता है कि वो एक नीची जाति का है, या फिर वो गोरा है तो वो काले व्यक्ति से क्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का रूपक है। स्वतंत्रता, एक व्यक्ति जो बहुत दिनों से गुलाम है, अब वो आजादी प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि हम भी स्वतंत्र रूप से जीवित मतलब अपने जीवन का आनंद ले सके, तो वो भी एक प्रकार का अमूर्त भावना है, तो वो भी रूपक में आ जाएगा। मुक्ति, किसी को कई दिनों से बंदी बना कर रखा गया है, घर के अंदर बंद करके रखा गया है, वो भी बाहर निकलना चाहता है, जीना चाहता है अपनी जिंदगी को, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक अमूर्त विचार है, तो ये भी किस में आ जाएगा, रूपक में आ जाएगा। तो आज का ये पूरा टॉपिक हुआ। उसके बाद आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।